सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ डीमन स्लेयर। तो यार, अब तक हमने देखा था कि कैसे तांजूरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से मुरातो उसे एक सही जगह लेकर जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि तांजीरो अपने पास्ट के मेमोरीज को देख पा रहा होता है, जहाँ तांजीरो देखता है कि वो लकड़ियाँ काट रहा है। तांजीरो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कहाँ पर है और वो लकड़ियाँ क्यों काट रहा है। तभी एक बच्ची उसे डाडा कहकर एक पेड़ की तरफ इशारा करती है। तांजीरो समझ जाता है कि वो उसे डैड कह रही है। जिसके बाद तांजीरो उस पेड़ की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि भाई पेड़ के पास योरिची सुगीकुनी खड़ा है। वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि भाई ये वही इंसान है जिसने ब्रीदिंग टेक्निक्स को बनाया है, द ओरिजिनल यूजर ऑफ सन ब्रीदिंग। जिसके बाद हम यहाँ पे तांजीरो की मेन बॉडी को देखते हैं, जहाँ भाई मुराता उसकी हार्ट बीट पल्स को चेक करता है। लेकिन भाई इतने शोर शराबे की वजह से मुराता कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। तभी मुराता के पीछे से एक डीमन स्लेयर आता है, जो कि मुराता को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन यह मुराता तांजीरो की देखभाल कर रहा होता है, जिस वजह से वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन तभी वो डीमन स्लेयर उसे कहता है कि अगर हमने फुशिगुरो की मदद की तो वो तांजीरो की मदद कर सकता है। जिस वजह से यहाँ पे मुराता उसके साथ चला जाता है। यहाँ वापस से हम तांजीरो की मेमोरीज में देखते हैं, जहाँ भाई तांजीरो योरिची के साथ बैठा हुआ रहता है। तभी योरिची तांजीरो से कहता है कि भाई वो उसे कुछ कहना चाहता है। तो यहाँ तांजीरो को लगता है कि शायद योरिची उसे सन ब्रीदिंग के 13th फॉर्म के बारे में बताने वाला है। लेकिन तभी अचानक से तांजीरो के मुंह से निकल जाता है कि भाई मुझे काफी खुशी हुई कि तुम इतने अच्छे काम कर रहे हो। तांजीरो समझ नहीं पा रहा होता है कि भाई आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था और ना ही वो ऐसा कुछ कहने वाला था, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। तभी उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि ये बॉडी उसकी नहीं है, बल्कि उसके पूर्वजों की है, उसके ग्रैंड फादर की है, जब उन्होंने योरिची के साथ मुलाकात की है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो इस बॉडी में कोई भी हरकतें नहीं कर सकता है, बल्कि बस उस मेमोरीज को देख सकता है और उनके बातों को सुन सकता है। तभी यहाँ योरिची अपनी पूरी स्टोरी को बताता है कि कैसे वो जब छोटा था तब उसकी मॉम काफी ज्यादा गॉड्स पर बिलीव करती थी, और सबसे ज्यादा तो वो सन गॉड पर बिलीव करती थी। जिस वजह से जब योरिची कुछ भी कहता नहीं था, तब उसकी मॉम ने उसके लिए सन गॉड के इयरिंग्स ला कर उसको दिए थे, जिससे कि यहाँ पर योरिची लोगों की बातों को सुनकर कुछ कहे। साथ ही साथ यहाँ योरिची अपने भाई के बारे में बताता है कि कैसे मिचिकात्सु उसकी हमेशा परवाह करता था, और कैसे जब भी उसके फादर मिचिकात्सु को योरिची से दूर रहने को कहते थे, लेकिन तब भी मिचिकात्सु योरिची के लिए एक फ्लूट ला कर दिया था, ताकि जब भी मिचिकात्सु की जरूरत योरिची को पड़े तो वो उसके पास आ जाए। लेकिन एक दिन जब योरिची की मॉम की डेथ हो जाती है, तब योरिची अपने घर बार को छोड़ देता है और काफी दूर निकल जाता है। योरिची दिन रात दौड़ते रहता है, और उस वक्त उसे पता चलता है कि उसके पास काफी ज्यादा स्टेमिना है। वो दौड़ते ही जा रहा होता है, और एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां वो एक लड़की को देखता है, जो कि खेतों के बीचों बीच खड़ी थी। वो काफी देर उस लड़की को देखता है और आखिरकार उसे पूछता है कि वो आखिर कर क्या रही है। तभी वो लड़की बताती है कि वो इन खेतों में से टेडपूल्स को निकाल रही है। योरिची देखता है कि भाई सनसेट होने वाला है, और तभी वो लड़की उन सारे टेडपूल्स को वापस से पानी पर छोड़ देती है। योरिची पूछता है कि तुम तो इन टेडपूल्स को निकाल रही थी, पर उन्हें वापस क्यों छोड़ रही हो। तो वो लड़की जवाब देती है कि मैं नहीं चाहती कि ये अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग से बिछड़ जाए। हम उस लड़की के चेहरे को देखते हैं, जो ये काफी ज्यादा रो रही होती है। यहाँ वो लड़की योरिची से कहती है कि भाई उसके फैमिली में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि एक डिजीज के कारण उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। वो अपनी फैमिली में सिर्फ इकलौती बची हुई है। ये सुनते ही योरिची उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ रह सकता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए घर चले जाते हैं। यहाँ योरिची को पता चलता है कि भाई उस लड़की का नाम युता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि भाई ये लड़की काफी ज्यादा बोलती रहती है। यहाँ कई साल बीत जाते हैं, यहाँ योरिची और युता काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और साथ ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यहाँ वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ युता अपने लास्ट मंथ के प्रेगनेंसी पर भी आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर योरिची युता की डिलीवरी करवाने के लिए एक लड़की को लाने के लिए दूसरे गाँव चला जाता है। वो उससे कह कर जाता है कि भाई वो रात से पहले आ जाएगा। जैसे योरिची निकलता है, वो देखता है कि भाई एक बूढ़ा इंसान जमीन पर बैठा हुआ है। वो उससे पूछता है कि आखिर आपको जाना कहाँ है। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है कि उसे अपने बेटे के पास जाना है, जो कि लड़ाई में मारा जा चुका है। जिसके बाद योरिची उसे अपने कंधे पर बैठा कर उसके बेटे के पास उसे पहुंचा देता है, लेकिन इसके चक्कर में वो उस औरत को लेके नहीं आ पाता है। जिस वजह से यहाँ योरिची डिसाइड करता है कि वो दूसरे दिन जाकर उस औरत को लेकर आ जाएगा। जिस वजह से वो अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसको आते हुए काफी ज्यादा रात हो जाती है। यहाँ जैसे योरिची घर पहुँचता है, तो वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसके पेट पर पल रहे बच्चे दोनों ही मारे जा चुके हैं। वो अपने वाइफ के पास जाता है और उसे बैठकर देख रहा होता है। ये 10 दिन बीत जाते हैं और योरिची अपने वाइफ के पास ही बैठा हुआ रहता है। तभी एक सामुराई उसके घर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने एक डीमन को देखा है जो यहाँ से गया है। तभी यहाँ योरिची को सब समझ में आ जाता है कि भाई डीमन ने ही उसके वाइफ को खत्म किया है। जिसके बाद यहाँ योरिची उन सामुराई के साथ मिलकर ब्रीदिंग टेक्निक्स को परफॉर्म करता है। साथ ही उन सामुराई को ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाता है, जिससे कि वो भी
अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कर सके। जिसके बाद वो सभी हाशिरास बन जाते हैं। अति उनकी तादाद कभी ज्यादा बढ़ जाती है जब योरिची का भाई मिचिकात्सु भी डीमन स्लेयर को ज्वाइन कर लेता है और वो भी एक हाशिरा बन जाता है। और एक दिन फाइनली योरिची मुजान के पास पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि भाई मुजान ही वो डीमन है जिसको मारने के लिए उसका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ योरिची देखता है कि भाई मुजान के अंदर 7 हार्ट्स एंड 5 ब्रेन्स है। जिसके बाद यह मुजान योरिची पर अटैक कर देता है, लेकिन यह योरिची अपने सन ब्रीदिंग के 13 फॉर्म से मुजान के दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर को काट देता है। यह मुजान ये देखकर शॉक रह जाता है कि भाई वो अपने बॉडी को रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहा है। यहाँ योरिची चाहे तो तुरंत ही उस समय मुजान को खत्म कर सकता था, लेकिन वो मुजान से कुछ पूछना चाहता था। इस वजह से यहाँ भाई योरिची अपने ब्लेड को वापस से अपने म्यान में रखता है और उससे पूछता है कि आखिर एक जिंदगी की कीमत कितनी होती है। साथ ही यहाँ योरिची ये भी देखता है कि मुजान के साथ जो लेडी डीमन खड़ी है वो कुछ भी नहीं कर रही है, यानी कि यार वो मुजान को बचाने के लिए आगे भी नहीं आ रही है। यहाँ योरिची डिसाइड करता है कि वो पहले मुजान को मार देगा, उसके बाद उस लेडी डीमन को भी मार देगा। लेकिन तभी यह मुजान अपने बॉडी पार्ट्स को 1800 पार्ट्स में बिखेर देता है। लेकिन तभी योरिची भी मुजान के 1500 पार्ट्स को तो काट देता है, लेकिन बचे हुए 300 पार्ट्स को काट नहीं पाता है, क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा स्मॉल साइज में थे। जिस वजह से यहाँ पे मुजान योरिची से बचकर भाग जाता है और वो उससे तब तक नहीं मिलता है जब तक भाई योरिची की मौत नहीं हो जाती है। यहाँ योरिची देखता है कि भाई तमायो जो है काफी ज्यादा रो रही होती है। वो काफी ज्यादा रिग्रेट करती है कि भाई मुजान आखिरकार मरा क्यों नहीं। वो काफी ज्यादा अफसोस करती है कि भाई मुजान की मौत क्यों नहीं हुई। तभी वो रियलाइज करती है कि भाई उसकी भी मौत आखिर क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो भी भाई मुजान के खिलाफ जाता है उसे मुजान खुद से ही मार देता है। लेकिन उस समय तमायो की मौत नहीं हुई। उसे पता चल जाता है कि भाई मुजान की हालत इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि भाई वो तमायो को मार ही नहीं पा रहा है, जिस वजह से भाई तमायो की जान नहीं गई। यह योरिची भी डिसाइड करता है कि भाई वो तमायो को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसे भी मुजान को मारने के लिए योरिची का साथ देना होगा। तो यहाँ तमायो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी यहाँ बाकी हाशिरास से योरिची को खबर मिलती है कि उसका भाई मिचिकात्सु भी अब एक डीमन बन चुका है। जिसके बाद उन सभी डीमन स्लेयर की मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ वो बाकी डीमन स्लेयर योरिची को काफी ज्यादा कह रहे होते हैं कि भाई उसने मुजान को ना ही खत्म किया, बल्कि उसने उस लेडी डीमन को भी आजाद छोड़ दिया। साथ ही उसका भाई मिचिकात्सु भी अब एक डीमन बन चुका है। इस वजह से यहाँ भाई बाकी डीमन स्लेयर योरिची को काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं। साथ ही सभी ये कह रहे होते हैं कि भाई योरिची को मार देना चाहिए। लेकिन उस वक्त के जो युवा आशिकी रहते हैं वो इस बात पर एग्री नहीं करते हैं और वो बस योरिची को सही सलामत डीमन स्लेयर छोड़ने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद योरिची यहाँ तांजरो के ग्रैंड फादर के पास रह रहा है। यहाँ तांजरो ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कुछ भी योरिची से कह नहीं पा रहा होता है। साथ ही वो ये भी देखता है उसके ग्रैंड फादर भी उससे कुछ नहीं कह पा रहे होते हैं, क्योंकि भाई सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी होती है। तभी वहाँ जो बच्ची रहती है वो योरिची के पास जाती है और उसे गोदी में लेने के लिए कहती है। यहाँ तांजरो के ग्रैंड फादर भी उससे योरिची से कहते हैं कि वो बच्ची को गोद में ले ले, उससे काफी खुशी मिलती है। जिसके बाद योरिची उस बच्ची को गोद में लेकर हवा में उछालते जैसे वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसने लग जाती है, जिसे देखकर योरिची इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उस बच्ची को गले से लगा लेता है और बैठकर रोने लग जाता है। तभी जंगल से तांजरो के ग्रैंड फादर की वाइफ आती है, जो योरिची को रोता हुआ देख उन्हें शांत कराती है और उनसे कहती है कि तुम जितना चाहे उतना खाना खा सकते हो। और हम देखते हैं कि यहीं पे सीन चेंज हो जाता है। हम वापस से यहाँ रियलिटी में आते हैं, जहाँ भाई मुजान सभी हाशिरास पर भारी पड़ रहा होता है। यहाँ सभी हाशिरास मिलके मुजान पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन किसी का भी वार मुजान पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। वहीं मुजान के जितने भी वार सभी हाशिरास पर हुए होते हैं, जिसके कारण यह सभी हाशिरास के अंदर मुजान का पॉइजन फैलने लग जाता है, खास करके मित्सुरी के अंदर, जिसके कारण वो सही से मुजान का सामना नहीं कर पाती है और यह मुजान उस पर लगातार हमला करते जा रहा होता है, जिसके कारण यहाँ पे मित्सुरी मुजान के हमले से बच रही होती है। और तभी मुजान एक ऐसा हमला मित्सुरी पर करता है जिसके कारण भाई यहाँ पे मित्सुरी अपने आप को अनबैलेंस कर लेती है और तभी मुजान के हमले से मित्सुरी घायल हो जाती है, उसका फेस कट जाता है। ये देखकर ओबोराई उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और तभी मुजान इसका फायदा देखते हुए उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बाकी हाशिरास मिलकर उसे रोकने लग जाते हैं। यहाँ ओबोराई देखता है कि मित्सुरी काफी ज्यादा घायल हो चुकी है, जिसके कारण वो एक डीमन स्लेयर को मित्सुरी का ध्यान रखने को कहता है और अकेले ही लड़ने चला जाता है। लेकिन यहाँ मित्सुरी उसे जाने नहीं देती है। वो भी कहती है कि वो भी मुजान का सामना करेगी, लेकिन ओबोराई उसकी एक भी बात नहीं सुनते हुए अकेले ही मुजान से लड़ने चला जाता है। या मित्सुरी उसे मरने से मना करती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अभी और कोई डीमन स्लेयर मरे। यहाँ ओबोराई अपने मन में कहता है कि अगर वो दोनों एक ऐसे वर्ल्ड में पैदा हुए होते जहाँ पर डीमंस नहीं होते तो यहाँ ओबोराई अपने दिल की बात मित्सुरी को कह देता, लेकिन इस वर्ल्ड में यहाँ ओबोराई की जान जाना पक्का
की है। इसके बाद यहाँ ओबोनोए अपनी बैक स्टोरी को बताता है कि कैसे वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहाँ भाई एक भी लड़के नहीं थे। उसकी पूरी की पूरी फैमिली बस फीमेल से ही भरी हुई थी। यहाँ तक कि जब ओबोनोए का जन्म हुआ था तब 370 साल बाद एक लड़के का जन्म हुआ था, जिसके कारण यहाँ भाई ओबोनोए को एक केज में रखा जाता था और उसे हर दिन बहुत सारा खाना दिया जाता था खाने के लिए। और जो ओबोनोए की मॉम थी, उसकी ग्रैंड मदर थी और जो उसकी बहनें थी वो काफी ज्यादा वियर्ड स्माइलिंग उसे देखकर करते थे, जिसके कारण यहाँ ओबोनोए को काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता था। साथ ही यहाँ ओबोनोए जब रात को सोता है तब उसे अपने छत की तरफ किसी के रेंगने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कोई तो छत पर है जो कि उसे देख रहा है। साथ ही उसे किसी सांप के सिसकने की आवाज भी सुनाई देती है। वो काफी ज्यादा डर जाता है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। जिसके बाद जब ओबोनोए थोड़ा बड़ा होता है तब उसे उसके केज से निकाला जाता है और उसे एक ऐसे डीमन के पास ले जाया जाता है जिसे देखकर ओबोनोए शॉक रह जाता है। वो देखता है कि भाई एक लेडी जो कि हाफ डीमन है और हाफ स्नेक है। वो उसे देखकर पहचान जाता है कि भाई ये वही है जो मुझ पर नजर रख रही थी। यहाँ वो डीमन कहती है कि ओबोनोए को और थोड़ा बड़ा होने देना होगा, जिसके बाद वो इसे खा जाएगी। एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो ओबोनोए की फैमिली इस डीमन के साथ कई सालों से एक सौदा करती आ रही है कि जब भी कोई लड़का इस फैमिली में जन्म लेगा तो उसे ये डीमन खा जाएगी। लेकिन ये ओबोनोए की एक आंख दूसरी आंख से अलग थी, जिस वजह से यहाँ वो डीमन उसे कहती है कि ये जब काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा उस वक्त वो डीमन इसे खा जाएगी। साथ ही जब तक वो इन लड़कों को खाती जाएगी तब तक उनका फैमिली सुरक्षित रहेगा। जिसके बाद हम यहाँ पे ओबोनोए को देखते हैं जहाँ उसकी फैमिली उसे पकड़ कर रखी होती है और एक औरत उसके मुंह को काट रही होती है। वो उसके मुंह को काटने के बाद जितना भी ब्लड जो है उसके मुंह से निकला हुआ होता है वो उस ब्लड को उस डीमन को दे देती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि उसे चढ़ावा देती है। जिसके बाद यहाँ पे ओबोनोए को वापस से केज में डाल दिया जाता है ताकि वो और ज्यादा बड़ा हो तो वो डीमन उसे खा जाए। यहाँ ओबोनोए काफी ज्यादा डर रहा होता है, वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके इस केस से निकलकर भागना होगा। यहाँ हम ओबोनोए के साथ उसके स्नेक को देखते हैं जो कि उसका काफी ज्यादा साथ देता है। यहाँ सिर्फ ओबोनोए उसी का भरोसा करता है और किसी का भी नहीं। जिसके बाद यहाँ ओबोनोए एक छोटे से मेटल के टुकड़े के साथ केस से निकलने की कोशिश करता है और आखिरकार एक दिन निकल ही जाता है। लेकिन निकलते ही उस डीमन को भी पता चल जाता है कि भाई ओबोनोए अपने केस से भाग चुका है, जिस वजह से वो ओबोनोए को पकड़ने के लिए उसके पीछे आ जाती है। यहाँ ओबोनोए काफी ज्यादा भागने की कोशिश करता है लेकिन वो डीमन उसे पकड़ लेती है। लेकिन तभी हम रेंगोकू के फादर को देखते हैं जो कि उस वक्त के हाशिरा रहते हैं। वो उस डीमन को खत्म कर देते हैं। उसके खत्म होते ही यहाँ ओबोनोए तो फ्री हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बहन दौड़ते हुए उसके पास आ रही है। वो ओबोनोए को आकर मारने लग जाती है क्योंकि भाई उसकी वजह से उस डीमन ने उसकी पूरे फैमिली को ही खत्म कर दिया। यहाँ अगर ओबोनोए नहीं भागता और उस डीमन को अपना खाना बनने देता तो यहाँ उसकी फैमिली खत्म नहीं होती। सिर्फ उसी के कारण उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। यहाँ ओबोनोए की बहन काफी ज्यादा रो रही होती है, काफी ज्यादा रिग्रेट करती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। यहाँ ओबोनोए भी सोचता है कि भाई अगर उसने खुद को ही चारा बना दिया होता तो उसकी फैमिली ना रहती। जिस वजह से यहाँ ओबोनोए रेंगोकू के फादर को कहता है कि भाई वो भी एक हाशिरा बनेगा और अपने लाइफ को दूसरों के लिए स्पेंड करेगा। जिसके बाद वो जब भी किसी की जान बचाता है तो उसे काफी ज्यादा खुशी तो मिलती है, लेकिन साथ ही उसे काफी ज्यादा रिग्रेट भी महसूस होता है क्योंकि भाई उसकी वजह से काफी लोगों की जान चली गई। जिसके बाद हम ये मेन टाइमलाइन में देखते हैं जहाँ भाई कई सारे डीमन स्लेयर सिटी के लोगों को बैटल से दूर रख रहे होते हैं ताकि वो बैटल के बीच में ना आ जाए और उनकी जान खतरे में ना आ जाए। तभी यहाँ एक डीमन स्लेयर देखता है कि भाई एक बिल्ली इन्फिनिटी कासल के दीवारों के नीचे दबी हुई है। वो उसकी मदद करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बिल्ली बैटल फील्ड के अंदर भाग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि भाई ओबोनोए अपना पूरा जोर मुजान पर लगा देता है और उसे हराने के लिए हर एक वार उस पर करने लग जाता है। जिसके कारण यहाँ एक वक्त ऐसा आता है जब ओबोनोए मुजान के एक हाथ को उखाड़ फेंकता है। ये देखकर मुजान सोचता है कि भाई इस बच्चे के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भरी हुई है, जिसके कारण यहाँ मुजान ओबोनोए को चोट पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा हमला करने लग जाता है। लेकिन यहाँ ओबोनोए भी अपनी पूरी पावर लगा देता है और मुजान के हमले से बचते हुए उसको घायल करने की कोशिश करता है। लेकिन यह मुजान का पॉइजन के चलते सभी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। हम यहाँ ग्यू को देखते हैं जहाँ भाई उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है, यहाँ तक कि भाई उसके हाथ पर छाले पड़ चुके होते हैं, जिसके कारण उसके ब्लेड से ही ग्रिप छूट जाता है और उसका ब्लेड मुजान के हाथों से चिपक जाता है। जिसके कारण ये ग्यू के पास कोई भी तलवार न होने के कारण उसके पास प्रोटेक्शन की कोई भी चीजें नहीं होती है। तभी मुजान उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ओबोनोए और ग्योमी मिलकर ग्यू को बचा लेते हैं और यहाँ विंड हाशिरा ग्यू को एक ब्लेड फेंक देता है और उससे कहता है कि भाई अगर तुमने बैटल फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया तो चांटे मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। जिसके कारण यहाँ ग्यू उस ब्लेड को पकड़ता है और मुजान से फाइट करने लग जाता है। यह
यहाँ उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, क्योंकि भाई मुजान का पॉइजन उन सभी के अंदर काफी ज्यादा फैल चुका होता है। उन सभी के बॉडी से काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है। तभी हम हवा में उस बिल्ली को देखते हैं जो कि अपने पीठ पर बंधे हुए बैग को खोलता है। उसके अंदर हम एक मशीन को देखते हैं जिसमें 4 सीरम लगे हुए रहते हैं। वो उन सभी सीरम को हाशिराज के अंदर इंजेक्ट कर देता है। यहाँ हाशिराज समझ नहीं पा रहे होते कि भाई ये सीरम आखिर क्या है और उसके अंदर कैसे करके घुस गई। यहाँ मुजान भी उस बिल्ली को देखकर समझ नहीं पा रहा होता कि भाई आखिर ये चीज क्या है और ये क्या करना चाहती है। और तभी मुजान उस बिल्ली को भी बीच से काट देता है। तभी यहाँ सानमी देखता है कि भाई उसका घाव धीरे धीरे भर रहा है, यानी कि मुजान का पॉइजन उसके बॉडी से खत्म हो रहा है। या मुजान को भी रियलाइज हो जाता है कि ये बिल्ली तमायो की ही बनाई गई एक डीमन कैट है। यह मुजान काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी हाशिराज पर अटैक कर देता है। इतना खतरनाक हमला करता है कि भाई अब पूरे बैटल फील्ड को देखकर लगता है कि इन बैटल फील्ड पर न्यूक्लियर वेपन का हमला हुआ। तभी यहाँ ओबोनोई सोचता है कि आखिर कैसे म्यूचिरो ने अपने ब्लेड को रेड किया था। यहाँ ओबोनोई सोच रहा होता है कि भाई म्यूचिरो ने अपने आखिरी वक्त में अपने हाथ को काफी ज्यादा टाइट कर लिया था, जिसके कारण भाई के अंदर काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई थी और उसी से उसका ब्लेड रेड हो गया था। ये चीज ओबोनोई भी करने की कोशिश करता है। तभी हम ओबोनोई के अंदर उसका डीमन स्लेयर मार्क अपीयर होता देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ ओबोनोई अपने ब्लेड को भी रेड कर पाता है। इसी के साथ साथ यहाँ एपिसोड की हो जाती है एंडिंग।